नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री। अक्सर लोगों में उत्सुकता रहती है कि भारत में प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है या राष्ट्रपति। तो आप इसमें हमेशा से असमंजस में रहते हैं कि प्रधानमंत्री सारे काम करता है, विदेशी दौरे पे जाता है, लेकिन फिर राष्ट्रपति क्यों होता है? तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, तो दोनों के अपने अपने काम होते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही तरीके से सोचे भारत में, तो सही तरीके से प्रधानमंत्री भारत का ज्यादा पावरफुल होता है। किसकी अपेक्षा? राष्ट्रपति की अपेक्षा, ठीक है। इसकी अपेक्षा राष्ट्रपति की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वैसे राष्ट्रपति जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल होता है राष्ट्रपति की अपेक्षा, जबकि उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर उसको हटाना है तो भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल है। क्यों है? इसका कारण क्या है? हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा कि कोई एक व्यक्ति आकर, मान लो कि सारा पावर राष्ट्रपति को दे देते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता कि उस पावर का गलत प्रयोग कर सकता था। तो उसको राष्ट्रपति के पावर को कंट्रोल करने के लिए मंत्रिपरिषद बना दिया और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को प्रमुख बना दिया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री भी ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? राष्ट्रपति। इन सबको कौन कंट्रोल कर सकता है? तो संविधान में जितनी भी समितियां हैं, संविधान समिति बना दी। और सबको पूरे संविधान कौन कंट्रोल कर सकता है? तो न्यायपालिका, ठीक है। अब ऐसा पूरा चक्र बना दिया और न्यायपालिका को फिर कौन कंट्रोल कर सकता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सहायता से? मंत्रिमंडल की सहायता से। तो सभी को उन्होंने ऐसा चक्र बनाया है कि सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं और कोई भी व्यक्ति पावरफुल यहाँ पे नहीं हो सकता है। भारत जैसे देश में सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो अनुच्छेद के तहत क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है। जो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, कौन चुनाव होते हैं? लोकसभा का चुनाव, उसमें बोलते हैं आम चुनाव या लोकसभा का चुनाव। उसमें जो पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, क्या करेगी? बहुमत जिसके पास होगा, उस दल का जो नेता होगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करेगा। मान लो किसी को बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा कि लोग गठबंधन करते हैं। आजकल ये नाम आपने बहुत सुना होगा। और गठबंधन जिसे कहेगा, गठबंधन का एक नेता होगा और वो नेता कहेगा कि हम अपने देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? जिस व्यक्ति का नाम लेंगे वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो आपको याद होगा कि बीजेपी बड़ी पार्टी हुई थी। ऐसी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी। और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद 240 सीटें जीती थी। लेकिन बहुमत नहीं था। क्या नहीं था? बहुमत नहीं था। जब बहुमत नहीं था तो फिर अभी क्या करना था? तो बीजेपी अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकता था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो उनके गठबंधन थे, ठीक है, तो गठबंधन उन्होंने दो पार्टियों से किया था। एक तो नीतीश जी की पार्टी से किया था और एक किया था चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी से, ठीक है। तो उसको करने के बाद जब ये गठबंधन हो गया तो इनके पास बहुमत हो गया और सभी लोगों ने कहा जाके कि हमारा नेता कौन है? तो हमारा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। दूसरी केवल 3 ही, एक बार नेहरू ऐसा कर पाए कि 3 बार प्रधानमंत्री बने हों और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इस बार मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो गठबंधन की सरकार है। कैसी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। इससे पहले जो सरकार उनकी थी वो गठबंधन की ना होकर उनकी कैसी थी? पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च चुनावी पद का धारक होता है। ठीक है, राजनीतिक पद है, यहाँ पे सब ध्यान रखना, राजनीतिक पद है। ठीक है, राजनीतिक पद की बात अलग है, राजनीति में वो सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन वैसे सर्वोच्च कौन है? तो वैसे सर्वोच्च आपका राष्ट्रपति है। ठीक है, कार्यपालिका में अगर कोई सर्वोच्च है तो वो फिर कौन है? राष्ट्रपति। वे भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख नेता हैं और देश की सरकार के प्रमुख भी हैं। प्रधानमंत्री के पास देश की नीतियों, कार्यों, विकास के लिए विस्तृत शक्तियां होती हैं। भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, जो आम चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की संसद को प्रति जवाबदेही होती है। अब दूसरा आप देखें इसमें कि एक कार्य इनका ये हो गया, दूसरा है कि एक नीति आयोग चला है। ठीक है, नीति आयोग, पहले ये योजना आयोग होता था। कौन सा आयोग होता था? योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग या नीति आयोग, तो ये क्या है कि इनका कार्य है कि देश में नीतियां बनाना, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। 2015 से पहले योजना आयोग था, अब वही कौन क्या है? नीति आयोग। तो उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और जब उसके अध्यक्ष है तो सारी नीतियों में इनका डायरेक्टली इंटरप्रेशन होता है, मतलब डायरेक्टली उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव 5 साल होते हैं। एक बार कार्यकाल 6 साल का रहा। ठीक है, इंदिरा जी की सरकार में एक बार कार्यकाल 6 साल का रहा, वैसे हमेशा 5 साल का ही होता है। या कभी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, पद खाली होता है तो दूसरा प्रधानमंत्री चुना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा, दोबारा चुनाव हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इनका मत कम दोबारा चुनाव हो सकते हैं। आम चुनाव दोबारा हो सकते हैं, लेकिन वैसे 5 साल के लिए फिक्स होता है। प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहते हैं जब तक वे संसद का विश्वास पाए रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव आ जाए? अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? कि एक प्रस्ताव ऐसा पारित होता है कि जिसमें आपको अपना बहुमत सिद्ध करना है, और प्रधानमंत्री जी किसी कारणवश अपना बहुमत सिद्ध ना कर पाए, उनके सांसद के खिलाफ चले जाएं, वोटिंग ना करें और उनका बहुमत सिद्ध ना हो पाए, तो भी उनको अपने पद से हटना पड़ता है। शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाया जाता है, और शपथ ग्रहण कहाँ से होती है? तो अनुसूचित 3 से। कार्यकाल समिति, प्रधानमंत्री कार्यकाल चुनाव के बाद समाप्त होता है या संसद में बहुमत होने पर भी समाप्त हो सकता है। हमने पहले ये बताया कि संसद में बहुमत नहीं रहेगा तो भी आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारी। नीति निर्माण, प्रधानमंत्री देश की प्रमुख नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि आर्थिक नीति, विदेश नीति और सामाजिक नीति। ठीक है, प्रधानमंत्री देश की सरकार का प्रमुख होता है और सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री को संसद के प्रति जवाबदेह होना होता है और संसद में अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में जवाब देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी देते हैं, मान लो प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, तो भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको जवाब देना ही देना है। प्रधानमंत्री जो मंत्री होंगे वो जवाब देंगे। देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेशी नेताओं के साथ बैठकें करते हैं। बैठकें इसलिए करते हैं प्रधानमंत्री, कार्य विदेशियों के साथ कौन करेगा? राष्ट्रपति। साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री बैठक इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीति बनानी है उनके लिए और अपनी जो नीति तैयार करनी है वो कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। इसलिए सभी दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी कुछ दौरों पर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ज्यादा जाते हैं।
फिर प्रधानमंत्री के कार्यों का प्रभाव, नीति निर्णय। प्रधानमंत्री के नीति निर्णय देश की अर्थव्यवस्था, समाज, विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे इस विषय में एक बात बताया आपको कि भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, JL नेहरू से लेकर, ठीक है, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुए तो विदेश नीति काफी अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपने देखा बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर लाए जिससे विकास हुआ, बहुत सी ऐसी चीजें लाए देश में कि जिससे क्या हुआ कि IIT लाए, एम्स लाए, ऐसी बहुत सारी चीजें वो विदेशों से सीख के आए और वहां से लेकर आए। लोगों ने भारत में इन्वेस्ट करना चाहा, हीराकुंड बांध और जितने बांध बने वो बांध बनाए गए। फिर उसके बाद में आप उनके बाद देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी, ये भी काफी विदेश नीति के लिए काफी सफल महिला मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने बांग्ला जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो ये यहाँ पे एक पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या किया था, उसको इन्होंने बांग्लादेश बनाया था। ठीक है, तो इसलिए उनकी भी नीतियां बहुत वो रही। मनमोहन सिंह जी की भी नीतियां काफी प्रभावशाली रही, लेकिन उनकी नीतियां आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली रही। मोदी जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मोदी जी की जो विदेश नीति है उसमें भी विदेशी इन्वेस्टर काफी मात्रा में बढ़े हैं। आज भी लोगों को रोजगार और इस सब चीजों से जूझना पड़ रहा है, तो उसके लिए विदेशी इन्वेस्टर भारत आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी को लगता है कि कुछ नीतियां नहीं खराब है, कुछ नीतियां की अच्छी हैं, तो किसी भी व्यक्ति को 100% अच्छा या 100% खराब नहीं कर सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, माननी पड़ेगी कि विदेशी लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। विदेशी नीतियां की ठीक है और मोदी जी लगभग सालों में विदेश यात्रा करते रहते हैं। जनता का प्रभाव, प्रधानमंत्री का जनता के जीवन स्तर, रोजगार, सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय, प्रधानमंत्री के विदेश नीति के निर्णय भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री की चुनावी प्रक्रिया, तो चरण 1 नॉमिनेशन, चरण 2 प्रचार, चरण 3 मतदान, चरण 4 गिनती और चरण 5 परिणाम घोषणा। ठीक है, तो ये उनका चरण प्रक्रिया। प्रधानमंत्री का शैली और नेतृत्व गुण, प्रधानमंत्री प्रभावशाली संचार कौशल, दृष्टि, निर्णयकर्ता और समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री ना बना दें कि पता लगा कि वो सोच ही नहीं पा रहा कि क्या करना है, तो प्रधानमंत्री में ये खूबी जरूर होनी चाहिए। एक तो संचार कौशल कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, दृष्टि की बात है यहाँ पे दूरदृष्टि कि अगर हमने कोई निर्णय लिया है तो इसका फ्यूचर पे हमारे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निर्णायकता हो, ये नहीं कि निर्णय लेने में बहुत देरी कर दे। ठीक है, समस्या समाधान की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। कार्यशैली, प्रधानमंत्री कार्यशैली पारदर्शी होनी चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए और लोगों के प्रति समर्पित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोई घटना हो रही प्रधानमंत्री उस पर जवाब भी न दे, चुपचाप बने रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को हमेशा जवाबदेही होनी चाहिए और उनको हर बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जनता विश्वास और समर्थन जीतना होता है और उनके कामों को जनता स्वीकार किया जाना चाहिए। और मोदी जी काफी लोकप्रिय नेता है। ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपके कौन है, मोदी जी। ठीक है, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो वो मोदी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी भी अपने समय बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही। कुछ कार्य उसके भी इतने खराब थे कि उसको जनता ने नकारा, लेकिन फिर दोबारा वापस आके उन्होंने सत्ता को संभाला और बहुत से अच्छे काम किए। और भी एक प्रधानमंत्री हुए हैं राजीव गांधी। ठीक है, जिन्होंने शिक्षा और टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा काम किया, इसलिए ये क्षेत्र में पॉपुलर हैं। लेकिन बात करें अगर हम मोदी जी की, तो मोदी जी सारे क्षेत्रों में पॉपुलर हैं, वाक्पटुता अच्छी है, अच्छा बोलते हैं, पब्लिक में बहुत लोकप्रिय है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो राजनीतिक पार्टी होगी, प्रधानमंत्री के आमतौर पर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं। राजनीतिक अनुभव होगा, प्रधानमंत्री का अनुभव और लोकप्रियता होती है। और राजनीतिक नेतृत्व भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज प्रधानमंत्री बना दिया गया, कल उनके सांसद
टूट गए, अब वो विश्वास मत भी हासिल नहीं कर पा रहे हो, क्या हो गए, हार गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो प्रधानमंत्री की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति। प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, जो देश के हितों को सुरक्षित रखने और वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। अंतरराष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं के साथ संबंध बनाते हैं, समझौते करते हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय सहयोग। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय संगठनों में भारत का नेतृत्व करते हैं, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री सामाजिक और आर्थिक पहल। ठीक है, तो सामाजिक कार्यक्रम क्या है कि जितने भी जन कल्याण के कार्यक्रम है, जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार देना है, कहीं पे जल की व्यवस्था करनी है, ये सारे जन कल्याण काम उनके अंडर में है। और आर्थिक नीति भी कि कैसे देश चलेगा, वो भी रोजगार का सृजन हो, चाहे उद्योगों का प्रोत्साहन हो, ये भी सारी चीजें प्रधानमंत्री जी को ही देखनी होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री भविष्य की चुनौतियां। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर, तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री सामने आर्थिक विकास। पहली चुनौती कौन सी है, आर्थिक विकास। हमें लगातार पैसा कमाना है, हमारा देश आज भी गरीबी से जूझ रहा है, तो आर्थिक विकास इसका लगातार होगा तो लोगों पे गरीबी की वो कम होगी। दूसरा क्या है, रोजगार सृजन। आपको पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार की कमी है। ठीक है, यहाँ पे तो रोजगार के नाम पे लोग चुनाव जीत जाते हैं, इतनी कमी है रोजगार, बेरोजगार इतने ज्यादा लोग हैं। ठीक है, शिक्षा। शिक्षा भी हमारे देश की बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्वालिटी नहीं है। ठीक है, हमें शिक्षित तो होना है, हमें बीए करा दिया जाएगा, बीएससी करा दिया जाएगा, हमारे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको कोई टेक्निकल चीज, कोई उनका एक स्कोप होना चाहिए कि ये व्यक्ति इसमें जाएगा, इसमें, ऐसा कुछ भी भारत में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश की तो स्वास्थ्य सेवा है। अभी कोविड काल में हमने देखा कितने लोग, ज्यादा लोगों ने को अपनी जान गंवानी पड़ी, हर गांव क्षेत्र तक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। तो ये सारी चीजें किसी भी सरकार के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए, भारत में अगर वो प्रधानमंत्री है, भारत में उसकी सरकार है, तो बहुत बड़ा इशू है और इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी सोच, दूरदृष्टि और बहुत सारा सृजन करना पड़ेगा, तब ये चीजें हो पाएंगी। जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी हैं। अब जलवायु परिवर्तन क्यों चुनौती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि सबसे पहले हम एक तो कोयला से बिजली बना रहे हैं। ठीक है, कोयले का हम बहुत ज्यादा प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन में हम बहुत आगे हैं और वो हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उसको करते रहेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ेगा, लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं उनके पास हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका और क्षेत्रीयता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संबंध बिगड़ते रहते हैं देशों के। कैसे? मान लो कभी बोलते ना कि चीन ने हमें आग दिखाई, कभी पाकिस्तान ने हमारे साथ कुछ कर दिया, ठीक है, कभी चीन ने श्रीलंका को पैसा देकर अपने पक्ष में कर लिया। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है, कैसे तो नहीं कोई देश हमसे दूर भाग रहा हो। हालांकि भारत की युवा जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, बढ़ती आर्थिक शक्ति भारत को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। भारत के पास सिर्फ एक शक्ति है, युवा शक्ति। कौन सी शक्ति? युवा शक्ति, और जिसकी आजकल कहीं पूछ नहीं है। ठीक है, युवा शक्ति के लिए काम नहीं है, हम अपने लोगों को काम नहीं दे पा रहे। हमारे पास काम करने वाले लोग हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है। ब्रिटेन के पास काम करने लोग नहीं है, कम है, लेकिन उनके पास काम है। तो जब हमारे पास काम नहीं होगा तो हमारे पास ये सारी समस्याएं अपने आप बनी ही रहेंगी। ठीक है, समझ गए? तो ये प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ चीजें थी। कभी प्रधानमंत्री के कार्य, उनकी जो आपको वो होती है क्या नाम, योग्यताएं, वो उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये मेनली हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये पद हमारे लिए बनाए क्यों गए। ठीक है, बाकी हम चर्चा करें किस आर्टिकल में आते हैं, किसके वो तहत, ये सारी चर्चाएं भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।